नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव में दलित वोटर्स को लुभाने में जुटी बीजेपी। रुद्रप्रयाग में एससी सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी, कांग्रेस की नीतियों को कोसा। उत्तरकाशी के डामटा में सांस्कृतिक विकास समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। डांडा मेले को राजकीय दर्जा दिए जाने का किया ऐलान, क्षेत्रवासियों को दी कई योजनाओं की सौगात। देहरादून में अब नवजात बच्चों को मिल सकेगा बेहतर इलाज। गांधी शताब्दी अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट शुरू, प्रीमेच्योर बच्चों की जान बचाने में साबित होगा अहम। और देहरादून में भीषण सड़क हादसा, 6 युवाओं की मौत से मचा कोहराम। ट्रक से टक्कर के बाद ओवर स्पीड कार के उड़े परखच्चे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केदारनाथ में बीजेपी की नजर दलित वोटर्स पर है। इसी के तहत रुद्रप्रयाग में बीजेपी ने अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एससी वर्ग को लेकर चलाई जा रही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा से दलित वर्ग का अपमान किया है। वहीं रुद्रप्रयाग से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के डामटा पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने सीएम धामी का पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी डामटा वासियों को कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी ने जहां डांडा देवराना मेले को राजकीय मेले का दर्जा देने का ऐलान किया, तो वहीं क्षेत्र में खेल मैदान के साथ हेलीपैड बनाने का भी ऐलान किया है। आज दिवाली भगवान के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि भगवान श्री राम की सबको कृपा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और विशेषकर आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह जो हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर क्योंकि अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी हैं, खेलों के आयोजन भी हैं। ये इस प्रकार के समारोह, इस प्रकार के आयोजन हमारे सीमांत क्षेत्रों के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में और छोटे स्थानों से भी अनेक बड़ी प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं कि खेलों के क्षेत्र में उनका विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों को हमारी सरकार भी प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दे रही है। केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जहां माइक्रो लेवल की तैयारी कर रही है, तो वहीं पहली बार किसी चुनाव में प्रवासी वोटर्स को भी साधने की कोशिश की जा रही है। 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रवासी मतदाताओं के लिए बीजेपी ने क्या कुछ प्लान तैयार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस सीट पर जीत के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रवासी वोटर्स को भी साधने का काम अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब पहुंचकर केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान के लिए प्रवासी वोटर्स से मतदान की अपील की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि करीब 2500 प्रवासी वोटर्स से संपर्क चल रहा है और 20 नवंबर को वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो काम उस क्षेत्र में किए गए उन कार्यों को और समग्रता से समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता है वो भी केदारनाथ के मतदान के लिए पहुंचे। इसलिए हमारी बैठक में मैं विश्वास कर सकता हूँ 1200 से अधिक लोग दिल्ली से पहुंचने वाले हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है। इसलिए प्रवासी मतदाता अगर वोट करने पहुंचते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि प्रवासी वोटर्स को भी पता है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार राज्य में फेल साबित हो रही है। इसलिए जो भी प्रवासी वोटर्स वोट डालने के लिए आएंगे वो सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पक्ष में भी वोट करेंगे।
केवल महेंद्र भट्ट का उनके बीच में चले जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई जादूगर है महेंद्र भट्ट और वो 2,500 वोट अब पूरा लपालप जो है वो भाजपा को गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए सुपड़ा तो इसमें भाजपा का साफ होने वाला है, एक तरफा मुकाबला है, वहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। माहौल पूरा मनोज रावत जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा बना हुआ है, क्योंकि आशा नौटियाल जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो 10 साल से निष्क्रिय बनी हुई हैं। केदारनाथ का कोई भी इशू सरफेस पे आया हो, कोई भी इशू चर्चा का विषय बना हो, उस पर कभी अपनी जुबान आशा नौटियाल ने नहीं खोली। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार जिन प्रवासी वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए बीजेपी अपनी कसरत कर रही है, क्या वास्तव में प्रवासी मतदाता पोलिंग बूथ पहुंचते हैं, और यदि पहुंचते हैं तो चुनावी नतीजों पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि बॉबी पवार ने न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी है, बल्कि उन्होंने केदारनाथ जाने का भी मन बना लिया है, वो भी सरकार के खिलाफ। ये रिपोर्ट देखिए। बॉबी पवार बन सकते हैं चुनौती, भ्रष्ट अधिकारियों को दे डाली चेतावनी, केदारनाथ जाने की दोहराई बात। क्या भाजपा के लिए घातक हो सकते हैं बॉबी पवार? उत्तराखंड में एक तरफ केदारनाथ उपचुनाव होने हैं, जिसे जीतना भाजपा के लिए साख का सवाल है, और दूसरी तरफ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जो दिन पर दिन बीजेपी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ जाने वाली बात को बॉबी पवार ने एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि वो केदार घाटी की जनता के बीच जाकर उन्हें सरकार की गलत नीतियों से रूबरू कराएंगे। मैं कहना चाहता हूँ जितना जायज है उतना कहिए, उतना हम भी देखिए। अगर अच्छा कुछ सरकार करेगी उसकी हम भी तारीफ करेंगे, पर अगर बेबुनियादी तमाम प्रकार के जुमलेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि 1-2 दिन में केदारनाथ जाऊं और वहां पर तमाम प्रकार की चीज़ों को रखूं। केवल जनता को जागरूक करना फिलहाल मकसद है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन आधी लड़ाई समाप्त हो गई। हालांकि बॉबी पवार ने केदारनाथ जाने की बात तब कही थी जब उन्होंने शनिवार को राज्य स्थापना दिवस के दिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर महारैली निकाली, और उन्होंने कहा था कि अगर बेरोजगार संघ की इस मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो बेरोजगार संघ का एक दल केदारनाथ में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार करेगा। मगर इस मामले में संज्ञान लेने के साथ ही शासन को भी पत्र भेज दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने केदारनाथ जाने का मन बना लिया है, वो भी सरकार के खिलाफ। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। इतना ही नहीं, आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले के बाद से बॉबी पवार ने अपने पक्ष में सफाई पेश करते हुए खुले तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप भी सुनिए। कि हमने पूर्व में भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर कोई अधिकारी ठीक से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में और मदद करेगा, तो देखिए ट्रेलर था। मैं साफ तौर पर अभी कह रहा हूँ ये ट्रेलर था। अगर किसी अधिकारी ने फिर से कोई इस प्रकार की, देखिए संगीन मामले हैं, गंभीर है मामले हैं, उन गंभीर मामलों पर भी जब तुम इस प्रकार से वो फैसले नहीं लोगे, आप कोई आदेश नहीं करोगे, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेलर था, फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस बयान के बाद बॉबी पवार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए ऐसा है, वो बॉबी पवार जो है बी पार्टी में जाएं, सी में जाएं, डी में जाएं, केदारनाथ घाटी की जनता जानती है कि किसको वोट करना है और कौन पार्टी जो है अच्छा कार्य क्षेत्र के लिए कर रही है। तो बॉबी पवार के जाने से, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि वहां पे भाजपा भारी मतों से जीतने वाली है, और जो भी लोग वहां पे प्रचार करेंगे वो उनसे हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं। बॉबी पवार के इरादे और उनके बयान धामी सरकार और पूरी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त केदारनाथ सीट पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि केंद्रीय भाजपा की भी निगाहें टिकी है। ऐसे वक्त में अगर बॉबी पवार केदारनाथ में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार करते हैं तो इसका सीधा असर उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि बॉबी पवार के इस प्लान से कांग्रेस को फायदा होगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस बेरोजगार संघ के समर्थन में है। ऐसे में अब धामी सरकार को ठोस रणनीति बनाने की जरूरत पड़ सकती है।
राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिले के गांधी शताब्दी अस्पताल में SNCU का शुभारंभ किया। इस SNCU के बन जाने के बाद से प्रीमेच्योर बेबीज को बेहतर उपचार मिल सकेगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तैनाती को लेकर भी काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं सबको ईगास की बधाई दे रहा हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा जिला हॉस्पिटल है देहरादून का, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 बेड का SNCU का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री मैच्योर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने धामी सरकार की पीठ थपथपाई है। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी सरकार पलायन को रोकने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। भगत सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद भी राज्य के विकास में योगदान देने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। देखिए, पिछले 24 वर्षों में और विशेष करके पिछले 14 वर्षों में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। सुनने में किसी को थोड़ा कष्ट भी होगा, लेकिन ये सत्य है। मैं जब विधायक बना, गढ़वाल से पैदल चलता था, ऊंची चढ़ाइयाँ नीचे उतार। 7 दिन बाद मैं कपकोट के अपने मोटर रोड पर आता था। आज वहाँ हर गांव में मोटर रोड पहुँच गई है। ये केवल उसी कपकोट की बात नहीं है, ये लगभग पूरे प्रदेश की बात है। अटल जी ने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दी, उसको जारी रखा गया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली इन दिनों खासा चर्चाओं में है, कभी अपने बयानों की वजह तो कभी उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर। अब उन्होंने अधिकारियों पर अपने अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते, ये सवाल तो लगातार खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी जनप्रतिनिधियों का अपमान भी करने लगे हैं। ये भी एक चर्चा का विषय बन गया है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने लगाया है। दरअसल राज्य स्थापना दिवस के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने शिरकत की, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचते ही विधायक ने सरकारी तैयारियों पर नाराजगी जताते हुए आग बबूला हो उठे और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली की माने तो उनके लिए वहां पर किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। विधायक के प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। देखिए, बात सम्मान और अपमान का नहीं है। जब हम कोई सरकारी व्यवस्था में जाते हैं तो सरकार और शासन और प्रशासन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। एक सैद्धांतिक विषय है ये विषय ये नहीं है कि किसी को सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। राजनीतिक व्यक्ति सम्मान और अपमान के लिए नहीं जीता है। राजनीतिक व्यक्ति तो अपने ध्येय के लिए जीता है, समाज के लिए समर्पित अपना काम करता है, वो उसका एक अपना काम करने का तरीका है। लेकिन जब हम सरकारी सिस्टम में जाते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स तय हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। और मैं देखता हूँ समय समय पर उन प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन होता है और वो उचित नहीं है। ये शासन प्रशासन को देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी विनोद चमोली के समर्थन में नजर आई। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जब बीजेपी विधायकों के साथ ही इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जरा सोचिए कांग्रेस के साथ क्या कुछ होगा। विनोद चमोली जी का पीड़ा बिल्कुल वाजिब है। एक व्यक्ति जो पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर 2 बार विधायक, और सबसे बड़ी बात यह कि वो स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहे, स्वयं जेल में रहे आंदोलन में उत्तराखंड राज्य के, और उसके बाद जो उनका अपमान कल किया गया, हमें पीड़ा हुई। बेशक वो विरोधी दल के हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को आप अपमानित करोगे। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता तो उनकी है जो उनके साथ कांग्रेस वाले गए उन्हीं की सीट से। वो बेचारे परेशान हैं कि जब भाजपा के इतने सीनियर लीडर का हाल ये है तो हम जो कांग्रेस से गए हैं हमारा क्या हाल होगा।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तराखंड में अक्सर नौकरशाही हावी दिखती है। अब राज्य स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम ही देख लीजिए, जहां एक विधायक की प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही जरूरी नहीं समझा गया। ऐसे में बीजेपी विधायक की नाराजगी जायज है और इस मामले में एक्शन लिया जाना चाहिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड आज अपना लोक पर्व विकास मना रहा है। दीपों के इस पर्व में जहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, तो वहीं राजधानी देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसे के चलते 6 घरों के दीप हमेशा के लिए बुझ गए हैं। लग्जरी गाड़ी के ना तो एयर बैग काम आए और ना ही किसी तरह की कोई सुरक्षा। ये खबर देखिए। ये ONGC वाले जो चौक है, ONGC वाला रेड लाइट का, वहाँ पे बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट। अरे भैया अरे भाई जितना नीचे भी हो वो भी निकल जाएगा यार, नीचे भाई। अरे राम, अरे यार, ये भगवान। दून की सड़क पर तेज रफ्तार का तांडव। लग्जरी कार नहीं बचा सकी 6 जिंदगी, नहीं काम आए 6 एयरबैग और सेफ्टी फीचर्स। रोशनी के पर्व में हमेशा के लिए गुम हो गए 6 दीपक। बच्चे से अंदर है यार, इसके डेड बॉडी पड़ी है। यह हादसे की वो तस्वीर है जिसे देखकर कोई भी सिहर उठे। एक तेज रफ्तार लग्जरी कार जिसके परखच्चे उड़ गए और कार में मौजूद 6 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। मरने वालों में 3 युवक और 3 युवती शामिल हैं, जबकि एक शख्स जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ये घटना राजधानी देहरादून के पॉश इलाके ONGC चौक की है, जहां तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। ये टक्कर कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ट्रक के पिछले हिस्से में आप कार की छत के टुकड़े को फंसा देख सकते हैं और सड़क पर हर तरफ कार के पुर्जे। कार में सवार सभी लोग राजधानी देहरादून और एक पड़ोसी राज्य हिमाचल का बताया जा रहा है। मरने वालों की उम्र 19 से 24 साल के बीच है। सभी कॉलेज स्टूडेंट जो देर रात शहर की सड़क पर हवा की रफ्तार नाप रहे थे। उधर हादसे की हकीकत को जानने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। परिवहन विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है और एक प्रोफेशनल संस्था है JP रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके लोगों को भी हमने बुलाया यहाँ देखने के लिए कि क्या कारण हो सकता है। दुर्घटना स्थल की मुआयना कर रहे हैं हम लोग हैं और उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी हम लोग गाड़ी को भी देखने जा रहे हैं कि गाड़ी की पोजीशन क्या है, किस जगह उसमें डैमेज हुआ है, उसके आधार पे हम लोग कुछ निर्णय ले पाएंगे। अभी अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, अभी कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो हम लोग जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं उसको देखेंगे, उसके बाद कुछ हम लोग डिसीजन पे आएंगे कि क्या कारण रहा होगा। अभी प्री मैच्योर होगा बताना। वहाँ पे जाके पता ये चला कि एक इनोवा जो है उसकी टक्कर जो है एक कंटेनर जो है उससे हुई थी। कंटेनर जो है किशन नगर चौक से ऊपर की ओर जा रहा था ONGC चौक को, और जो इनोवा है वो बल्लूपुर से सिनर्जी की साइड से ONGC चौक की ओर को आ रही होगी। तो अंदाज़ा नहीं लगा पाया होगा ड्राइवर, काफ़ी गाड़ी भी मुझे लगता काफ़ी स्पीड में रही होगी, तो उनको ये लगा होगा कि वो कंटेनर क्रॉस हो जाएगा और वो आगे को निकल जाएंगे, लेकिन वो अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हुआ उनका, और कंटेनर का जो पिछला हिस्सा बैक साइड में उसमें वो इनोवा जाके टकराई और टक्कर इतनी भयानक थी कि इनोवा के भी परखच्चे उड़ गए, उनकी छत भी पूरी टूट गई, और उसमें जो 7 लोग सवार थे तो उनमें से 6 लोगों की, जिसमें कि 3 युवक और 3 युवतियाँ थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति जो कि घायल थे उनको तत्काल जो है बगल में सिनर्जी अस्पताल था, वहाँ 108 और पुलिस के माध्यम से उनको भिजवाया गया और अभी भी उनका उपचार चालू है। कार लग्जरी, 6 एयरबैग खुलने के बाद भी 6 जिंदगियां नहीं बच पाई। ये घटना इस बात का सबूत है कि उत्तराखंड पुलिस के यातायात नियमों को लेकर चलाए जाने वाले अवेयरनेस प्रोग्राम का असर भी आज की पीढ़ी पर नहीं पड़ रहा है। आज जहां हर तरफ विकास के पर्व की रोशनी होगी, तो वहीं राजधानी देहरादून में 6 घर के दीपक हमेशा के लिए बुझ गए होंगे। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
केदारनाथ उपचुनाव में दलित वोटर्स को लुभाने में जुटी बीजेपी। रुद्रप्रयाग में ऐसे सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी, कांग्रेस की नीतियों को कोसा। उत्तरकाशी के डामटा में सांस्कृतिक विकास समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। डांडा मेले को राजकीय दर्जा दिए जाने का किया ऐलान, क्षेत्रवासियों को दी कई योजनाओं की सौगात। देहरादून में अब नवजात बच्चों को मिल सकेगा बेहतर इलाज। गांधी शताब्दी अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट शुरू। प्रीमेच्योर बच्चों की जान बचाने में साबित होगा अहम। और देहरादून में भीषण सड़क हादसा, 6 युवाओं की मौत से मचा कोहराम। ट्रक से टक्कर के बाद ओवर स्पीड कार के उड़े परखच्चे।